तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में। ठीक है, अकबर के बारे में सारे डिटेल्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। चाहे वो अकबर के रिलीजियस पॉलिसीज हो, अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हो, पॉलिटिकल कौन कौन से कॉन्क्वेस्ट हुए हैं, ये सारी चीजें देखेंगे हम अकबर की। ठीक है, तो कहानी शुरू करने से पहले इस कहानी का पुराना जो पोर्शन है, पिछला पोर्शन है, उसको भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अकबर के जो पिताजी हैं हुमायूं, उन्होंने दिल्ली कैप्चर कर लिया था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था। तो अब देखिए, दिल्ली की गद्दी हो गई खाली। दिल्ली की गद्दी पे अभी दो लोगों की नजर है। एक तो अकबर जो कि इस समय 9 साल का है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, दूसरी तरफ आपका है हेमू जो कि सूर डायनेस्टी के आदिल शाह का जनरल है। तो दोनों की निगाहें कहीं ना कहीं दिल्ली के थ्रोन पर है, और उनके बीच में लड़ाई होती है आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अकबर हरा देता है हेमू को, और हेमू को हराकर आपका गद्दी पे बैठ जाता है। ये पूरी कहानी होती है। ठीक है, अब इस कहानी को हम लोग विस्तार में समझेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो जैसे कि हमने देखा कि अकबर जो है 1556 को अब ये अराज गद्दी संभालता है। ठीक है, अब ये जो अकबर 1556 में एक लड़ाई होती है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, किसके बीच में होती है? तो ये होती है अकबर, बेसिकली अकबर तो बहुत छोटा था उस समय, बैरम खान और हेमू के बीच में, आपके हेमू और बैरम खान के बीच में ये लड़ाई होती है। हेमू इसमें हार जाता है, बैरम खान जीत जाता है, या कह लीजिए अकबर जीत जाता है। ठीक है, और 1556 में राजगद्दी पे बैठता है। काफी छोटे एज में इसको राजगद्दी मिल जाती है। ठीक है, इसका जन्म होता है 1542 एडी को। तो 1542 से 1556 की बात अगर कहें तो आपका कितना हुआ, 16 साल, सॉरी 9 साल कहा था मैंने, 16 साल की एज में ये आपका राजा बन जाता है। ठीक है, काफी कम एज होती है। तो ज्यादातर इसका जो काम है ये बैरम खान ही इस समय संभालता था। तो इसके अगर रूल की बात करें तो 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। पहला आपका करीबन 15 साल, आपका 1556 से 1570, उसके बाद आपका 1570 से 1585 अगले 15 साल, और फाइनल 20 साल आपके 1585 टू 1605 फेज 3। तो इन 3 फेजों में अकबर की जो पूरी कहानी को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 एडी में। कहा हुआ था? पैलेस ऑफ राणा वीरसाल, अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। ओरिजिनल नाम होता है जलालुद्दीन। ठीक है, और राजा बनने के बाद बड़ा सा नाम सब लोग लेते ही हैं, तो बड़ा सा इसका नाम देखिए अकबर का, अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो इसका जो ताजपोशी होती है 14 साल की एज में ही हो जाती है। 14 साल की एज में ही हो जाती है। कहां पे? कल्लनूर, गुरदासपुर, पंजाब। एक्चुअल बेसिकली 13 साल 4 मंथ अगर एग्जैक्ट देखें तो ताजपोशी हो जाती है। कहां पे? कल्लनूर, गुरदासपुर में। ठीक है, अब ये अकबर को कई सारे टाइटल्स दिए गए हैं, जल्दी से देख लेते हैं। बादशाह ऑफ द साउथ, इमाम, आदिल, आमिरुल मोमिनीन। जब आपके अकबर ने मजहर प्रोक्लेम किया था, मजहर एक प्रकार का प्रोक्लेमेशन होता है राजा के द्वारा, जो ये कहता है कि भाई वो भी इस्लामिक लॉज को जज कर सकता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है मजहर। तो मजहर के प्रोक्लेमेशन के बाद आमिरुल मोमिनीन का टाइटल भी लिया था। इसके अलावा जगदीश्वर, इसके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी जनता है, अकबर की जनता है, वो बुलाती थी उसको जगदीश्वर, या अर्श आशियानी भी बुलाया जाता था अकबर को। किसके द्वारा? उसके बेटे जहांगीर के द्वारा। हिस्टोरियंस भी अलग अलग नाम से जानते हैं। लेन पूल के हिसाब से गोल्डन एज ऑफ मुगल एरा बोला गया है अकबर के पूरे टाइम को। फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया एल्फिन स्टोन ने बोला है, और सन एंड फादर ऑफ हिज एरा ये R.K. त्रिपाठी साहब ने बोला है। ये कुछ हिस्टोरियंस का एक कहना है। तो यहां पे हमें समझ में आता है कि अकबर का जो पीरियड है वो काफी गोल्डन पीरियड माना जाता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अकबर का जो मेंटर था, सब अकबर छोटे से साल में 14 साल की एज में राजा बन जाता है, तो उसका मेंटर कौन होता है? बैरम खान। वो उसका वजीर भी होता है, मेंटर भी होता है। ये आप बैरम खान की पिक्चर यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्या केवल बैरम खान होता है? अच्छा, बैरम खान का टाइटल क्या दिया जाता है बैरम खान को? खाने खाना। बाद में बैरम खान का जो बेटा था
अब्दुल रहीम, तो अब्दुल रहीम को भी खाने खाना ही बोला गया ना, तो अब्दुल रहीम खाने खाना भी ये इसके पिताजी का ही टाइटल है, ठीक है, बैरम खान का। आगे बढ़ेंगे तो शमसुद्दीन एक और मेंटर था अकबर का। अगर शमसुद्दीन की स्टोरी समझें तो ये बेचारा एक फार्मर था, बेचारा क्या कह रहे हैं, मतलब ये फार्मर था, बेटा था ये मीर यार मोहम्मद ऑफ गजनी का लड़का था, और ये सोल्जर के रूप में नियुक्त होता है कामरान मिर्जा। कौन है कामरान मिर्जा? हुमायूं का भाई। उसकी आर्मी में एज अ सोल्जर रिक्रूट हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि हुमायूं को एक बार उसने डूबने से बचाया था, तो हुमायूं ने उसको अपने पर्सनल सर्विस में रख दिया था, और आगे जाके अकबर के पैदा होने के बाद अकबर का फोस्टर फादर बना दिया, ठीक है, अकबर का फोस्टर फादर बना दिया या अतगा, तो अतगा खान भी बुलाया जाता था शमसुद्दीन को। और शमसुद्दीन की जो वाइफ थी, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट बन जाती है फोस्टर मदर ऑफ अकबर, और इनका नाम था जीजी अंगा। तो अतगा खान एज फोस्टर फादर और फोस्टर मदर इज जीजी अंगा, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे जीजी अंगा की, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जीजी अंगा जो थी वाइफ ऑफ अतगा खान, ठीक है, जो कि फोस्टर फादर था। अब जीजी अंगा के बेटे का नाम था अजीज कोका, तो अजीज कोका जीजी अंगा का बेटे होने के साथ था, तो अकबर इसको अपने भाई जैसा मानता था, और इसका दूसरा नाम था कोतल तास, और टाइटल दिया खाने आजम। खाने आजम टाइटल किसको दिया? अजीज कोका को अकबर ने। तो अकबर को जीजी अंगा ने अपना दूध भी पिलाया था, तो अकबर इसको मां के समान मानता था। तो जब इसका डेथ हुआ तो अकबर ने अपना, जैसे कि हमारे कल्चर में बाल मुंडवा दिया जाता है पेरेंट्स के डेथ के बाद, तो अकबर ने भी अपना बाल मुंडवा दिया था, ठीक है, जब जीजी अंगा का देहांत हुआ तब। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैरम खान की। बैरम खान आपका करीबुल तुर्क इसका कास्ट था। तो जब बेसिकली हुमायूं 1551 एडी में, 1555 एडी में तो अकबर राजा नहीं था, तो काफी कम एज का था, ठीक है, कितने एज का था इस समय? 42 से 51, यानी कि 9 साल की एज में उसको सूबेदार ऑफ गजनी बना दिया जाता है, और शादी करा दी जाती है रुकैया बेगम से। तो रुकैया बेगम बेसिकली अकबर की पहली वाइफ थी, जिनसे अकबर को कोई भी बच्चा नहीं था, और रुकिया बेगम जो है 84 की एज में रुकिया बेगम का देहांत हुआ था, ठीक है। तो रुकैया बेगम वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ अकबर, ठीक है, और सूबेदार ऑफ गजनी भी थे अकबर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हुमायूं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अकबर की अगर बात करें, अकबर के टाइम पे कौन कौन से बड़े बड़े आपके रूलर्स हुआ करते थे अकबर के टाइम में? तो पर्शिया में अब्बास नाम का रूलर था, हेनरी V वॉज द किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस का राजा, और क्वीन एलिजाबेथ भी इंग्लैंड की रानी थी। तो ये सब अकबर के टाइम में पे ही थे, ठीक है। अब आते हैं अकबर के को क्या कहते हैं, पालने के लिए एक इंस्टीट्यूशन था, ठीक है, नर्सेस का। तो उसकी जो चीफ नर्स थी नाम था महामंगा, ठीक है, महामंगा, ठीक है। जीजी अंगा के बारे में हमने पता करा, ये फोस्टर मदर थी, और चीफ नर्स जो थी वो थी महामंगा ऑफ अकबर। तो अकबर का 1560 से लेकर 1562 एडी में, ऐसे समझिए कि भाई 1556, ठीक है, 1556 में अकबर राजा बनता है। लेकिन अब इस समय स्टार्टिंग में तो बैरम खान बेसिकली पूरा राजकाज संभाला करता था पहले 4 साल। उसके बाद अगले 2 साल 1560 से 1562 राजकाज पूरा महामंगा संभालने लगी थी। 1562 के बाद जाके अकबर अपनी अथॉरिटी प्रूव करता है, अथॉरिटी साबित करता है, और राजपाट अपने कब्जे में लेता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी 1562 तक थी। तो 1560 से लेके 1562 तक महामंगा जो कि चीफ नर्स थी अकबर की, वो बेसिकली डिफैक्टो रूलर की तरह काम कर रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अकबर की। तो अकबर के और भी कई सारे लोग थे, फादर फिगर्स। उनमें से एक तो बैरम खान के बारे में हम जानते हैं, और एक है मुनीम खान भी अकबर का के काफी क्लोज था, एक फादर फिगर जैसे, और दोनों को ही खान बाबा या बाबा आम बुलाता था अकबर, ठीक है। अकबर ने झरोखा दर्शन स्टार्ट किया। ऐसे नहीं देखा फिल्म स्टार लोग ऐसे अपने बालकनी में आते हैं और लोग ऐसे हाथ वाथ हिलाते हैं, कुछ इस प्रकार का ही सिस्टम झरोखा दर्शन हुआ करता था। सजदा करना पड़ेगा आपको, तो सर झुकाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर स्टाइल में सर झुकाते थे, उसको सजदा बोलते थे। जमीन बोस मतलब जमीन को छूकर आपको सैल्यूट करना पड़ेगा राजा को। तो ये सारे सिस्टम अकबर ने चालू कर दिया था। अकबर के जो बेगमों के नाम है, उन्होंने कहा कि भाई पब्लिक को नहीं बताए जाएंगे, जो खास है वो तो पता ही चल जाएंगे, लेकिन अकबर के बेगमों के नाम नहीं बताए जाएंगे, ठीक है। और अकबर क्या करता था, डिस्गाइज लेकर
अपनी जनता में घूमा करता था, ठीक है, रोम इन द सब्जेक्ट्स, डिस्गाइज करके, वेश बदल कर अपने जनता में घूमा करता था, उनका देखता था कि भाई सुख दुख क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, खुद जाके देखता था। तो अकबर के अगेंस्ट अगर आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे 2 मुगल एम्परर है जिनके अगेंस्ट मौलवियों ने फतवा जारी कर रखा था, तो अकबर के अगेंस्ट भी किया था, औरंगजेब के अगेंस्ट भी फतवा जारी हुआ था। किसका, वो जाने दीजिए, ठीक है। अकबर और औरंगजेब दोनों के अगेंस्ट फतवा अभी किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हिंदूज के अगेंस्ट नहीं था अकबर, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बख्शी का एक पोस्ट है, वो दिया था उसने पुरुषोत्तम को, जो कि एक हिंदू था। और एक और राजा हुआ करता था अब्दुल्ला खान उज्बेक। अब्दुल्ला खान उज्बेक से उसने कहा था कि भाई जो रास्ता जाता है मक्का और मदीना को, इसको हमें जीत लेना है, तो कहीं ना कहीं मक्का मदीना पर हमारा थोड़ा कंट्रोल बढ़ेगा, रिलीजियस पावर बढ़ेगा। तो ऐसा एक पैक्ट साइन कर लिया था किसके साथ, अब्दुल्ला खान उज्बेक के साथ, ठीक है। और मारवाड़ के सक्सेशन में भी अकबर ने काफी बड़ी भूमिका अदा की थी, और राव चंद्रसेन को हटाकर राम राव को गद्दी पे बिठा दिया था। तो ये कुछ बातें हैं अकबर के बारे में जो हमको समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं बैरम खान को कौन कौन से टाइटल दिए गए। खान बाबा तो बुलाया जाता था बैरम खान को, साथ में यार वफादार भी बुलाया जाता था, ठीक है। इसके अलावा देखिए अकबर जब छोटा था तो उसका टेक केयर किसने किया था, तो पूरा एक नर्सेस की फौज तो थी, जी अंगा के बारे में भी हम लोग को पता है। इसके अलावा सुल्तान बेगम, ये अस्कारी की वाइफ थी। अस्कारी कौन, हुमायूं का भाई, हुमायूं का भाई यानी कि अकबर का चाचा, उसकी वाइफ यानी अकबर की चाची सुल्तान बेगम। इसके अलावा खानजादा बेगम, ये आपके बाबर की सिस्टर थी, यानी कि एक तरीके से आप ये समझ लीजिए बाबर तो ग्रैंडफादर हुआ ना, तो बाबर की सिस्टर, ठीक है, बाबर की सिस्टर जिनका नाम था खानजादा बेगम, उन्होंने भी बेसिकली काबुल में रहती थी, तो उन्होंने भी अकबर का ख्याल रखा था जब अकबर छोटा था, ठीक है। इसके अलावा हुमायूं ने मुनीम खान को बना दिया था प्रोटेक्टर ऑफ अकबर, कि भैया अकबर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, यानी कि अतालीफ बोलते थे, प्रोटेक्टर मतलब अतालीफ, अकबर का अतालीफ, यानी कि प्रोटेक्टर कौन है, मुनीम खान। तो हमने देखा बैरम खान और मुनीम खान दोनों ही अकबर को प्रोटेक्ट करने के लिए रखे गए थे हुमायूं के द्वारा। तो भाई हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं की जो वाइफ थी हमीदा बेगम, हमीदा बेगम का बेटा होता है अकबर, ठीक है। हमीदा बेगम कौन थी, एक देखिए हिंदल कौन था, हिंदल हुमायूं का भाई था, एक और भाई था हिंदल। तो हिंदल का जो स्पिरिचुअल मास्टर था यानी कि पीर था, उसका नाम था मीर अली अकबर जानी। मीर अली अकबर जानी की बेटी हामिदा बेगम, उसके बेटे का नाम था अकबर। तो हुमायूं और हामिदा बेगम के बेटे का नाम था अकबर। तो ये हमें बात समझ में आई। तो अकबर का जब जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542, जैसा कि हम जानते हैं, तो भाई हुमायूं बड़ा खुश हुआ और मस्क डियर के पीसेस, मस्क डियर होता है एक जानवर होता है, उसका जो मांस है उसको सेलिब्रेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों में, ठीक है भाई, ठीक है, ये लोग हम लोग मिठाई बांटते हैं, ये लोग मस्क डियर का मीट बांटते होंगे, होगा भाई ट्रेडिशन। तो 1546 में अकबर का सरकमसिजन होता है, यानी कि सुन्ना, एक प्रकार का ये सेरेमनी है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। फिर भाई बात करते हैं कोरोनेशन की। तो हुमायूं के मरने के बाद की बात जब पता चलती है तो अकबर का कोरोनेशन होता है कहां पे, गुरदासपुर, पंजाब, 14 फरवरी 1556, 13 साल 4 महीने की उम्र पे इसका कोरोनेशन हो जाता है। कहां पे, कलन्नौर, इन गुरदासपुर, पंजाब। और ताजपोशी करता कौन है, अबुल कासिम करता है, ठीक है। एक ब्रिक्स से बना हुआ थ्रोन, मतलब ब्रिक्स से बने हुए थ्रोन के ऊपर अकबर को बैठाया जाता है, ठीक है। और ये बैठा, और ताजपोशी कौन करता है, अबुल कासिम। और ऑब्वियसली बैरम खान के सुपरविजन में ये सारा चीज होता है, ठीक है। लेकिन अकबर को जब राजा बना दिया गया तो बुरा किसको लगा, तो यहां पे अबुल माली करके एक व्यक्ति था, उसको बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है, क्योंकि अबुल माली को हुमायूं फरजांद बुलाया जाता था, बुलाया करता था, यानी कि बेटा या बरखुरदार बुलाया करता था। तो कहीं ना कहीं अब्दुल माली सोच रहे होंगे कि इसको राजा बना दिया जाएगा हुमायूं के बाद, लेकिन जो भी है बनाया गया अकबर को, ठीक है। तो ये बात हो गई अबुल माली की और अबुल कासिम की। तो अबुल कासिम कौन है, अबुल माली कौन है, ये सब हमें पता हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकबर जब राजा बनता है तो उसके 9 रत्न हमें पता होने चाहिए। तो 9 रत्नों में आपका अबुल फजल है, बैरम खान का बैरम खान का बेटा तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना। इसके अलावा अबुल फजल है, राजा टोडरमल है, फैजी है, फकीर आइजुद्दीन, राजा बीरबल, तानसेन,
राजा मानसिंह और मुल्ला दो प्याजा, ये 9 आपके नवरत्न थे अकबर के। तो ये भी आपके सामने हमने रख दिए, याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, राजा बीरबल का नाम महेश दास भी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्रोनोलॉजी समझते हैं। अब देखिए अकबर के पूरे रूल की, अकबर का पूरा जो रूल था उसकी क्रोनोलॉजी हम लोग प्रॉपर तरीके से यहां समझने जा रहे हैं। देखिए 1562 में अकबर ने बोला भाई स्लेवरी हम लोग खत्म करना चाहते हैं, तो स्लेवरी खत्म कर दी अकबर ने। ठीक है, उसके बाद 1562 से पहले हमने देखा था कि महामंगा बेसिकली आपके डिफैक्टो रूलर हुआ करती थी, और वो उसका जो पूरा रूल है उसको बोला जाता था हरमदल। तो हरमदल से फ्रीडम मिलता है अकबर को, अब अकबर अपने डिसीजन खुद ले सकता है। 1563 में अकबर ने सबसे पहला डिसीजन लिया कि भाई हिंदुओं से जो पिलग्रिमेज टैक्स लिया जाता है उसको नहीं लिया जाएगा। 1564 में जजिया को अबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद भाई कुछ साल रहता है। 1571 में उसे लगता है कि भाई नया कैपिटल होना चाहिए, तो फतेहपुर सीकरी को वो नया कैपिटल बना देता है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के अंडर कई सारे बिल्डिंग्स और बनाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे एक डिस्कशन करेंगे एक स्लाइड में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी कैपिटल बनाता है 1575 में। तो अकबर को काफी इंटरेस्ट होता है दूसरे रिलीजनों में। ठीक है, कहीं ना कहीं शायद अकबर के दिमाग में अभी भी चल रहा होगा कि हम एक नया रिलीजन बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो दूसरे रिलीजन का स्टडी करना चालू करता है और एक इबादत खाना बनाता है, उसमें लोगों को बुलाता है और कहता है रिलीजन और फिलोसफीज के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करता है। ठीक है, अलग अलग रिलीजन्स के, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सनातन धर्म हो, सबके लोगों को बुलाता है और एक 4 मेंबर की रिफॉर्म कमिटी भी स्थापित करता है। ठीक है, और इसी 1575 में सारे रिलीजन्स को एंटर करने की अनुमति मिलती है, ताकि वो कहते हैं भाई इबादत खाना है ये, सारे रिलीजन के लोग आइए और यहाँ पे आप प्रे कर सकते हैं जिसको प्रे करना है। तो ऐसा कुछ सिस्टम अकबर यहाँ पे चालू करता है। ठीक है, 1575 को, और 1578 में सबको एंट्री दे देता है भाई अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना वगैरह करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं 1579 को। 1579 को अपना मजहर डिक्लेयर करता है। मजहर हमने बताया कि भाई एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें अगर मजहर कोई राजा डिक्लेयर करता है, इसका मतलब वो अब इस्लामिक लॉज को इंटरप्रेट करने की पावर वो खुद के पास रखता है। तो ये जो मजहर है ये प्रिपेयर किसने किया था? शेख मुबारक ने, जो कि अबुल फजल के पिताजी थे। तो अब्दुल रहीम खाना के पिताजी कौन है? बैरम खान। अबुल फजल के पिताजी कौन है? शेख मुबारक। शेख मुबारक ने ही मजहर प्रिपेयर किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया आपका। 1579 आ गया। 1582 में फाइनली देखिए, 1575 में इसने इबादत खाना खोला, 7 साल बाद दीन इलाही एक नया रिलीजन लॉन्च कर दिया। ठीक है, और 1583 से बोल दिया यह है इलाही एरा, नया एरा चालू कर दिया इसने। ठीक है, तो इलाही एरा। और 1585 में इसको फतेहपुर सीकरी में मजा नहीं आ रहा था, तो इसने कहा कि हम जाते हैं लाहौर। अरे कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, पानी वानी इतना अच्छे से मिल नहीं रहा था, तो कैपिटल शिफ्ट कर लिया इसने लाहौर 1585 को। ठीक है, 1585 के बाद से समझ लीजिए फाइनल फेज ऑफ अकबर स्टार्ट होता है। 1589 में कश्मीर विजिट करता है। 1591 में सती एबॉलिशन करता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। सती एबॉलिशन कब करता है? 1591 में। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है मुगल्स का? तो मुगल्स का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, और पर्शियन लैंग्वेज तो होता है, तो अकबर सोचता है कि बहुत सारे ऐसे किताबें हैं जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं, अरेबिक में लिखे गए हैं, टर्किश में लिखे गए हैं, ग्रीक में लिखे गए हैं, इन सबको हम लोग पर्शियन में ट्रांसलेट कर देंगे। तो एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाता है जिसमें ये सारे जो टेक्स्ट हैं इनका ट्रांसलेशन का काम करना चालू कर देता है अकबर। चलिए अब कुछ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल बातें की जाए अकबर के टाइम की। तो देखिए अकबर ने सबसे पहला राजपूत रूलर कौन था जिसने अकबर का सुप्रीमेसी जो है एक्सेप्ट किया था? सुप्रीमेसी कह लीजिए या सुजेरेनिटी कह लीजिए, ये आपका अकबर का एक्सेप्ट करने वाला जो राजपूत रूलर था वो था भारमल। भारमल एक कछवाहा राजपूत था, कछवाहा राजपूत बोलते हैं। ठीक है, और इसने डेवलप किया था मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स। मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप क्या होती है? जब एक राजा और एक और राजा, एक राजा 1 राजा 2, इन दोनों के बीच में क्या कहते हैं मतलब मैरिज का रिलेशनशिप अगर स्थापित होता है तो उसको बोलते हैं मैट्रिमोनियल रिलेशंस। तो भारमल की जो बेटी थी नाम था हरखाबाई। हरखाबाई की शादी अकबर के साथ हो गई थी, जिसकी वजह से भारमल जो कि बेसिकली आमेर का राजा था, जो आमेर का राजा था, उसके साथ मुगल्स का रिलेशनशिप अच्छा हो गया। और हरखाबाई के साथ, हरखाबाई और अकबर का ही बेटा होता है प्रिंस सलीम, जो कि अगला मुगल एम्परर जहांगीर बनता है। इसका जन्म होता है अगस्त 30
1569। तो एक बार स्टोरी को स्टार्टिंग समझते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, अकबर जो था ये जा रहा था आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे, जो कि अजमेर में है। जनवरी 1562 की बात है। तो 1562 में आपका जब ये इस रास्ते पे था, अकबर अजमेर की तरफ जा रहा था, अजमेर के रास्ते में पड़ता है संगानेर। तो संगानेर में अंबेर का राजा भारमल मिलता है अकबर के साथ और उसको प्रपोजल देता है, शादी का प्रपोजल देता है और अच्छे रिलेशनशिप का प्रपोजल देता है, जो कि अकबर स्वीकार करता है। और मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार से लौटकर ये फिर शादी कर लेता है हरखा बाई के साथ 1562 में ही, ठीक है। और 1562 में शादी होती है और इनका बेटे का नाम होता है प्रिंस सलीम, जिनका जन्म होता है अगस्त 30 1569 को, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है आमेर और अकबर के रिलेशनशिप की, भारमल की, ठीक है। अब अकबर की बात करें, अकबर के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से मुगल रूलर के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था? तो ये हुआ था आपका क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे, अकबर के टाइम पे। क्वीन एलिजाबेथ 1533 टू 1603 में देहांत हो जाता है क्वीन एलिजाबेथ का, ठीक है। और देखिए, इंग्लिश जो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बन गई, इसके बनने से पहले 1585 में एक राल्फ फिच नाम का एक इंग्लिश मर्चेंट था, जो आगरा और फतेहपुर सीकरी में रह के गया था, ठीक है, अकबर से मिलके गया था। अकबर बेसिकली मिडिल ईस्ट कह लीजिए, वेस्ट एशिया कह लीजिए, उसको यूनाइट करना चाहता था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई अकबर की। नेक्स्ट हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की। अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो भाई, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंस और रेवेन्यू का काम संभालने वाला जो पोस्ट था वो था दीवान का पोस्ट। दीवान अकबर के बाद सुप्रीम ऑफिशियल माना जाता था। तो दीवान का पोस्ट कौन कौन से लोगों को दिया गया? मुजफ्फर खान तुर्बाती को दिया गया, राजा टोडरमल को दिया गया और बाद में ख्वाजा शाह मंसूर को भी दिया गया, ठीक है। अकबर के रेन के, जो कि 1556 में स्टार्ट होता है, उसके 11वें साल में, यानी कि 56 में 11 जोड़िए तो 1567 में मनसबदारी सिस्टम चालू किया गया। तो भाई, मनसबदारी सिस्टम में कहा गया कि जितने भी ऑफिसर्स हैं आपके मुगल ऑफिसर्स, उनको एक रैंक दिया जाएगा, पोजीशन दिया जाएगा, ठीक है। और उनके उस रैंक को बोला गया, रैंक को या पोजीशन को मनसब बोला गया। तो जैसे कोई अगर 400 मनसब का व्यक्ति होगा, ऑफिसर होगा, एक 200 मनसब का ऑफिसर होगा, तो किसका ज्यादा रैंक है? तो ऑब्वियसली 400 वाला का ज्यादा रैंक है, ठीक है। ऐसे डिवाइड करके इन्होंने कहा कि आपके मनसबदारी सिस्टम में 3 आपके सिस्टम होंगे ऑफिसर्स के। एक को बोला जाएगा उमरा, जिसका मनसब रैंक 10 से लेके 500 तक का होगा। उसके बाद होगा आमिर, और आमिर का जो मनसब रैंक है वो 500 से लेके 2,500 तक होगा। और 2,500 से ऊपर अगर कोई है तो उसे आमिर आजम बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो भाई, अब ये आपका 1567 में चालू हुआ ना, 1567 में ये चालू होता है मनसबदारी सिस्टम। और 1575 में इन्होंने कहा कि भाई, सोल्जर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मनसबदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, ठीक है। जैसे कोई 400 मनसब का व्यक्ति होगा, 500 मनसब का व्यक्ति होगा, उसको कुछ सोल्जर्स भी दे दिए जाएंगे कि भाई इनका सैलरी वगैरह मेंटेन करने का, इनके जो घोड़े हैं उन सबको मेंटेन करने का काम भी तुम्हारा ही है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम का मतलब यह है कि भाई एक ऑफिसर है, उसके अंदर 10 लोग, ठीक है। ये ऑफिसर ऐसे 10 ऑफिसर के ऊपर एक ऑफिसर, उसके बाद ऐसे 10 ऑफिसर के ऊपर एक ऑफिसर, इस प्रकार के सिस्टम से आपका आर्मी ऑर्गेनाइज हुआ करती थी। डेसिमल सिस्टम बोलते थे, ठीक है। तो ये मनसबदारी सिस्टम भी डेसिमल सिस्टम से ही आपका ऑर्गेनाइज हुआ करता था, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम के बारे में हमने आइडिया लगा लिया थोड़ा बहुत, उमरा, आमिर और आमिर आजम कौन क्या है, रैंक क्या है, ये सब पता चला हमें। फिर एक और सिस्टम होता है लैंड रेवेन्यू का सिस्टम, जिसे कहते हैं बंदोबस्त सिस्टम। तो बंदोबस्त सिस्टम या देसाला सिस्टम, तो ये भी अकबर ने स्टार्ट किया था। मेनली आपका राजा टोडरमल ने ये चालू किया था बंदोबस्त सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपका एक जब्ती सिस्टम भी था, ये भी लैंड रेवेन्यू का सिस्टम। ये सारे सिस्टम जो हैं ये अकबर के टाइम के लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स में के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अबुल फजल अकबर के टाइम का एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, जिसने अमेरिका की डिस्कवरी के बारे में अपनी किताबों में लिखा है, ठीक है। हमने देखा कि अकबर ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट चालू किया था। तो महाभारत को ट्रांसलेट करना था पर्शियन में, तो पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया महाभारत को, क्योंकि ये भाई ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट अकबर ने बनाया ही इसलिए था। तो महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट करके उसका नाम रखा गया रज्मनामा।
किसने ट्रांसलेट किया? काफी सारे ट्रांसलेटर थे, स्कॉलर्स थे, लेकिन मेन इसमें थे फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी। ये जो दो थे ये इंपॉर्टेंट थे फॉर ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इनटू पर्शियन एंड कॉल्ड रज्मनामा। फिर अगर बात करें फतेहपुर सीकरी की, तो फतेहपुर सीकरी हमने देखा कि भाई अकबर ने एक नया कैपिटल 1571 को बना के तैयार किया। आगरा से करीबन 36 किलोमीटर दूर है आपका फतेहपुर सीकरी। तो ये आप फतेहपुर सीकरी देख सकते हैं। इस फतेहपुर सीकरी के अंदर और भी कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल। भाई जोधाबाई का महल है, पंचमहल, अच्छा, और सारे जो फोर्ट्स में दीवाने आम दीवाने खास तो होता ही है, तो ऑब्वियसली यहां भी था। ठीक है, मतलब कोई भी फोर्ट ले लीजिए, आगरा फोर्ट ले लीजिए, रेड फोर्ट ले लीजिए, सब में एक दीवाने आम और एक दीवाने खास होता है, तो यहां पर भी है। इसके अलावा बीरबल की कोठी, मरियम की कोठी, ये सारी चीजें भी हम लोग जानते हैं। ये सारे बिल्डिंग्स आपके फतेहपुर सीकरी के अंदर मिलेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा गया कई बार। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ अकबर। अकबर ने कौन कौन से मिलिट्री कैंपेन्स किए उसके बारे में बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो मिलिट्री कैंपेन्स में सबसे पहले देखिए 1562 से पहले 1561 की बात करते हैं। तो आदम खान कौन था? महामंगा का बेटा था। तो आदम खान और पीर मोहम्मद ने अटैक किया बाज बहादुर पे, मालवा के, और हरा दिया। ठीक है, उसके बाद आदम खान को 1562 में अकबर ने मार दिया था। क्यों मार दिया था? आदम खान जैसे कि हमने बताया महामंगा का बेटा था, और महामंगा 1562 तक तो काफी पावरफुल थी। ठीक है, और 1562 में आदम खान को मार दिया था अकबर ने। क्यों मारा था? क्योंकि अकबर का तो फोस्टर फादर था अतका खान, ठीक है, जीजी अंगा का हस्बैंड, ठीक है, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर भी हुआ करता था अकबर का, उसको आदम खान ने मार दिया था। तो गुस्से में अकबर ने आदम खान को मार दिया। तो आदम खान के मारने के बाद ये अपना महामंगा भी डिप्रेशन में चली गई, और उसके बाद पूरी तरीके से पावर अकबर के हाथ में आ जाता है। 1562 में फिर अकबर अटैक करता है चुनार में बेसिकली अफगान शासक रूल करते थे, और अब्दुल्ला खान को भेजा, और अब्दुल्ला खान ने चुनार में विक्ट्री जिताया। फिर आपका मेदता में जयमाल वॉज द रूलर, और सरफुद्दीन ने जयमाल को हराया और मेदता को भी डिफीट किया। ठीक है, तो ये 1562 के कैंपेन्स है, मतलब पावर हाथ में आते ही दो आपके बड़े कैंपेन कर दिए, चुनार का और आपका मेदता का। नेक्स्ट अगर बात करें 1564 में, तो भाई 2 साल 1 साल थोड़ा अरेस्ट किया अकबर ने। उसके बाद अगले साल अटैक किया गोंडवाना पे। गोंडवाना का रूलर था वीर नारायण और रानी दुर्गावती का नाम सुना होगा आपने। आसफ खान को भेजा, तो आसफ खान को भेजा, और लड़ाई में काफी बहादुरी से लड़ने के बाद रानी दुर्गावती ने सुसाइड कर लिया, जब उन्होंने देखा कि अब वो जीत नहीं सकती। 1564 में गढ़कटंगा रीजन भी कैप्चर करा जाता है मुगल्स के द्वारा। 1565 की बात करें तो राव चंद्रसेन, जैसे कि हमने बताया, रूलर ऑफ मारवाड़ वाज राव चंद्रसेन। तो राय चंद्रसेन के साथ लड़ाई हो गई मुगल फोर्सेस की, कहां पे? भद्राजून में, और राय चंद्रसेन हार जाता है। राय चंद्रसेन फिर भाग के जाता है सिवान में जाता है, और वहां पे कुछ 1579 में कैप्चर कर लेता है सोजाट पे। फिर मुगल अटैक करते हैं और सीज करते हैं। उसके बाद उसको भागना पड़ता है, और बाद में 1581 में उसकी डेथ हो जाती है राव चंद्रसेन की। तो राव चंद्रसेन पूरे टाइम मारवाड़ का रूलर तो था, अपने पूरे लाइफ भर वो मुगल से फाइट ही करता रहा। नेक्स्ट बात करते हैं 1568 की। तो 1565 हो गया राव चंद्रसेन मारवाड़, और 1568 में मेवाड़ की बात होती है। तो मेवाड़ के साथ लड़ाई चालू होती है 1568 में। राजपूताना की बात करें, राजस्थान में राजपूताना के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स उस समय मेवाड़ के हुआ करते थे। तो राणा सांगा जिससे लड़ाई हुई थी बाबर की, उसका बेटा था उदय सिंह। तो महाराणा उदय सिंह से लड़ाई होती है अकबर की मेवाड़ को जीतने के लिए, और उदय सिंह को प्रोटेक्ट करके निकाल दिया जाता है फोर्ट से, और लड़ाई लड़ता है जयमल और फट्टा के साथ लड़ाई होती है, और बहुत ही भीषण लड़ाई होती है। कई सारे लोग मार दिए जाते हैं, और बहादुरी से ये लोग फाइट करते हैं, लेकिन इन द एंड इनको हार का सामना करना पड़ता है। और अकबर जयमल और फट्टा के जो बहादुरी से काफी ज्यादा प्रभावित था, और उसने आगरा फोर्ट में इनके स्टैचूज भी बनवाए हैं, ठीक है, जयमल और फट्टा के। तो देखिए ये तो उदय सिंह था। उदय सिंह के बाद उदय सिंह के बेटे का नाम महाराणा प्रताप, आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, नहीं सुना हो तो कहाँ है आप भाई। तो ये महाराणा प्रताप से बाद में लड़ाई होती है, महाराणा प्रताप इसका बदला भी लेते हैं, ठीक है। तो ये 1568 की कहानी है, ठीक है। आगे 1576 में फिर देखेंगे हम लोग महाराणा प्रताप से इस बार लड़ाई होती है।
तो 1569 पे आते हैं, मेवाड़ को कैप्चर कर लिया जाता है। और उसके बाद आपका 1569 में अब उसके अलावा छोटे छोटे जो भी राजपूत रूलर्स हैं उनको हरा दिया जाता है, जैसे कि आपका रणथंबोर में सुरजन हारा, भगवान दास और अकबर गया था कैंपेन में। इसके बाद कलिंजर में रामचंद्र रूल करते हैं और मजनू खान काकाशा को भेजता है ये आपका कलिंजर में। अगले साल 1570 में आपका मारवाड़ के साथ फिर लड़ाई होती है आपका 1570 में, ठीक है। 1570 में फिर लड़ाई होती है मारवाड़ के साथ, राव चंद्रसेन रूलर था। उसके बाद जैसलमेर में रावल हरि राय, नहीं लड़ाई नहीं होती, सॉरी 1517 में ये जो सारे हैं आपके मारवाड़ के राव चंद्रसेन, जैसलमेर का रावल हरि राय, बीकानेर के कल्याणमल, ये सारे जो है अकबर का जो सुप्रीमेसी है, सुजरेनिटी एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं भाई अकबर मतलब हमारे ऊपर होंगे, ठीक है। तो अकबर की सुपीरियरिटी ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं 1570 में, मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर। तो बेसिकली 3 लड़ाइयां यहाँ पे लड़ी गई। तो ये राव चंद्रसेन के साथ तो लड़ाई हुई 1565 में भद्राजून में, फिर 68 में मेवाड़ में वो हुई, उसके बाद 69 में रणथंबोर कलिंजर, और मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर ने आपका तो सरेंडर कर दिया पहले ही, ठीक है। उसके बाद 1571-72 में लड़ाई होती है गुजरात। अब देखिए राजपूताना कहीं ना कहीं कैप्चर हो चुका है। अब अगर आप मैप को अगर समझने की कोशिश करें तो भाई इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप अगर हम देखें तो यहाँ पे राजस्थान का रीजन आता है, यहाँ पे देखिए मुगल्स का डोमिनेशन है, और यहाँ पे गुजरात, ठीक है। गुजरात एक काफी बड़ा रिच स्टेट था और काफी जो ट्रेड था गुजरात से होता है। तो गुजरात में अपना दबदबा बनाने के लिए बीच में ये जो राजस्थान वाला रीजन है इसको कैप्चर करना काफी जरूरी हो गया था। इसीलिए जो राजपूत रूलर्स के साथ हमेशा फाइट रही है मुगलों की। अब पूरा राजपूताना अगर कैप्चर हुआ तो अब ये गुजरात तक इजीली पहुंच गए। 1570 में जाके इन्होंने गुजरात में मुजफ्फर खान 3 को हरा दिया, अकबर खुद जाके हराता है मुजफ्फर खान 3 को। तो अब देखिए 1571-72 तक ये जो पूरा रीजन है ये कहीं ना कहीं अकबर के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। आपका दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मालवा, ये सब रीजन आपका कैप्चर हो जाता है। 1576 की बात करते हैं। अब 15 आप फिर याद करें, सबसे पहले भाई राणा सांगा की लड़ाई होती है बाबर की 1526 में। 1568 में उदय सिंह की लड़ाई होती है अकबर से, ठीक है। जयमल फट्टा ब्रेवली लड़ते हैं। उसके बाद उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप की लड़ाई होती है 1576 में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जून 1576 में आपका लड़ाई होती है। ये अच्छा ये देखिए 1576 से पहले 74 to 76 में ये, अब देखिए इंडिया का मैप फिर बनाते हैं, यहाँ पे छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इंडिया का मैप बनाया। तो अब इंडिया के मैप में दिल्ली में ये बैठे हैं, इस साइड गुजरात वाले रीजन में तो कैप्चर हो ही गया 71 तक। 74-76 में अब ये बिहार और बंगाल की तरफ बढ़ते हैं और बिहार बंगाल का रीजन भी कैप्चर करता है अकबर। और फाइनली यहां पे दोबारा इसको फाइट करना पड़ता है महाराणा प्रताप से। अब महाराणा प्रताप खुद अकबर लड़ने नहीं आता, भेजता है मान सिंह को। मान सिंह और महाराणा प्रताप की लड़ाई होती है जून 1576 में, ठीक है। तो ये आपका इसके बाद 1581 में तो कहीं ना कहीं मेवाड़ जो के साथ हमेशा ही आपकी लड़ाई रहती है मुगल्स की, जो फाइनली आपका जहांगीर के टाइम पे ये लड़ाई खत्म हुई थी, ठीक है। महाराणा प्रताप के जो लड़के हैं अमर सिंह के टाइम पे, ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। महाराणा सिंह के बेटे का नाम होता है अमर सिंह। तो ये अमर सिंह और जहांगीर का क्या स्टोरी है वो तो भाई अगले एपिसोड में आपको देखना पड़ेगा, मतलब अगले लेक्चर में आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1581 में अब ये जाता है काबुल। अब देखिए अब ये इंडिया को क्रॉस कर गया, आप अफगानिस्तान के रीजन में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करता है 1581 में, ठीक है। काबुल में हाकिम मिर्जा रूल करता है, तो मानसिंह और अकबर जाते हैं, उसको हराते हैं, ठीक है, काबुल को ऑक्यूपाई करते हैं। फिर 1586 की बात करें, आते हैं कश्मीर में। देखिए काबुल हो गया, आप देखिए कश्मीर में आ गए, अभी कश्मीर में आ गए, ठीक है। कश्मीर में यूसुफ याकूब खान रूल करता था, उसको हराता है भगवान दास और कासिम खान मिलकर हराते हैं ये। 1586 की कहानी खत्म हुई। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये ओडिशा 1592 में, ओडिशा का रीजन फिर मैप बनाते हैं तो हम लोग को और अच्छे समझ में आएगा। तो ये वाला रीजन ये इंडिया का रीजन है। तो ये आपका दिल्ली आगरा वाला रीजन है। सबसे पहले ये गुजरात तक कैप्चर करता है अकबर, फिर ये आपका बंगाल तक पहुंच जाता है। हमने देखा बिहार और बंगाल को कैप्चर किया। बिहार बंगाल के बाद अब 92 में ये ओडिशा को यहां पे कैप्चर करता है। 92 में 1592 को ओडिशा को कैप्चर करता है।
ठीक है। इसके अलावा हमने देखा काबुल को कैप्चर कर लिया इसने। कब कब कैप्चर किया? 1581 में। 1581 में काबुल कैप्चर होता है। 1586 में आपका कश्मीर कैप्चर होता है। ओडिशा भी अभी कैप्चर हो गया। इसके अलावा सिंध 1593 में सिंध कैप्चर करता है दोबारा से। ठीक है, ओडिशा कैप्चर करने के बाद 1593 में फिर आते हैं ये सिंध में। ठीक है, तो भाई सिंध भी कैप्चर हो गया यहाँ पे। उसके बाद 1595 में ये चले जाते हैं सिंध, बलूचिस्तान का रीजन, और फिर कांधार वाला रीजन। तो ये सब रीजन भी कैप्चर करता है 1595 में। बलूचिस्तान में अच्छा यहाँ पे देखिए सिंध और उड़ीसा को में रूल करता था निसार खान, मान सिंह हराते हैं। जानी बेग रूल करता था सिंध, अब्दुल रहीम खाने खाना हराते हैं। उसके बाद 95 में बलूचिस्तान में पन्नी अफगान रूल करते थे, मीर मासूम हराता है। और कांधार में मुजफ्फर हुसैन रूल करता है और इसको हराता है शाह बेग। तो ये अब इतना बड़ा एम्पायर अब खड़ा हो गया अकबर का। ठीक है, अकबर अब यह पूरा कैप्चर होकर कर चुका था 1595 तक। फिर अकबर कहता है हम रुके क्यों, साउथ में क्यों नहीं हम लोग बढ़े आगे। तो साउथ में भी ये जाता है 91 में खानदेश, 95 में अहमदनगर, और अपनी आखिरी लड़ाई लड़ता है असीरगढ़ विक्ट्री के साथ। तो ये 3 खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ में का रीजन साउथ में कैप्चर कर लेता है अकबर। तो ये पूरा इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री था, किस किस टाइम पे किस किस एरिया को कॉन्कर करता है अकबर। तो यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी का। बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। देखिए अब बात करते हैं, ये आखिरी बात करेंगे हम लोग अकबर की रिलीजन को लेकर। तो रिलीजन को लेकर अकबर हमेशा से काफी टची रहा है और रिलीजन को एक्सप्लोर किया था। हमने देखा था 1575 में इबादत खाना बनाता है। 1582 में दीन इलाही एक नया रिलीजन स्थापित करता है। ठीक है, और कुछ बात बताते हैं। बेसिकली ये मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले को मानता था। सलीम चिश्ती आपके फतेहपुर सीकरी में रहते थे, इनका टूम भी फतेहपुर सीकरी में आप जाके देखेंगे अगर तो आपको पता चलेगा। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती का टूम अजमेर में है, तो इनको ख्वाजा भी बुलाया जाता है। तो अकबर आपका यहाँ पे विजिट करता था। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती को, तो इनको मानता था। ये सारे पीर जो थे सूफी पीर, इनको अकबर मानता था। तो अगर ये पूछा जाए क्या अकबर का बिलीफ सूफीज्म में था, बिल्कुल था, तभी तो मोइनुद्दीन चिश्ती और सलीम चिश्ती को ये माना करता था। ठीक है, चलिए तो सूफीज्म में हो गया। जैन कौन कौन थे जिन्होंने अकबर से मुलाकात की? तो चंद्रसूरी को अकबर ने टाइटल दिया युग प्रधान का, तो ये भी अकबर से मिला था। हरिविजय सूरी जैन मॉन्क था, इसको जगत गुरु का टाइटल दिया था अकबर ने। और अकबर ने 1582 में बुलाया था इस जगत गुरु हरिविजय सूरी को कि भाई आप आपके जैनिज्म के प्रिंसिपल्स को हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। तो इनकी बातों से अकबर इतना प्रभावित हो जाता है कि खुद वेजिटेरियन बन जाता है और अपने महल में जो स्लॉटर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स को रोक देता है। मतलब अकबर वेजिटेरियन बन जाता है इनसे मिलने के बाद, हरिविजय सूरी से मिलने के बाद। तो ये कहीं ना कहीं जैनिज्म के प्रति अकबर कैसे प्रभावित हुआ ये बताया जाता है, किन किन की बात करी गई। अच्छा, उसके बाद दीन इलाही रिलीजन आपका ऐड किया गया, स्टार्ट किया गया। तो ये बेसिकली सूफीज्म को बेस करके ये रिलीजन बनाया अकबर ने, और इसका जो हेड प्रीस्ट था वो था अबुल फजल। ठीक है, अगर हिंदुओं की बात करें तो बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने आपका दीन इलाही को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा सिख गुरु, 4th सिख गुरु आपके सामर्थ रामदास महाराष्ट्र में थे। ठीक है, 4th सिख गुरु अकबर के टाइम में ही थे। तो इनका जन्म 508 एडी में होता है। 582 में इनका डेथ हो जाता है। तो अकबर के टाइम पे ही इनका डेथ हुआ था। तो ये सिखिज्म के साथ भी कनेक्शन था। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने अकबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। तो अकबर के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जहांगीर का। 1605 में डेथ हो जाती है जहांगीर की, सॉरी अकबर की। उसके बाद जहांगीर राजा बनता है और उसकी बाद की कहानी हम लोग देखेंगे अगले सेशन में। आज का जो सेशन है हम यहीं पे समाप्त कर दिया है, और आप इसके साथ ही इसको पढ़िए और रिवाइज करते रहिए।